क्या जनता विकास के नाम पे वोट दे रही है या फिर धर्म के नाम पे दे रही है या फिर मंदिर के नाम पे दे रही है? अगर वो कहीं जा रहा है और ये कह रहा है कि मैं बिहार से आया हूँ कमाने के लिए, तो क्या ये विकास है? बिहार को ट्रेनें दे रहे हैं बिहार से पलायन करने के लिए, मजदूरों को मुंबई जाने के लिए, ये विकास थोड़ी है। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में चुनाव का माहौल चल रहा है और इस बार बिहार के चुनाव में किसकी सरकार बनने वाली है, इसको लेकर बहुत ही ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं। तो आज हमारे साथ विनय जी, उनके साथ हम कुछ चर्चाएं करेंगे कि बिहार का चुनाव का माहौल कैसा है और क्या क्या स्थितियां वहां पर हैं और किसको वोट जा रहा है, क्या कुछ होने वाला है, सभी कुछ हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं विनय जी के साथ। तो आज के एपिसोड में विनय जी आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ और हम जानते हैं कि विनय जी का इस पर क्या राय है और बिहार के चुनाव में इनका क्या राय है। चलिए हम इनके साथ जानते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इस बार के बिहार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या लगता है? रोजगार, भ्रष्टाचार या फिर जातीय समीकरण? देखिए प्रमोद जी, मुझे लगता है कि इस समय जो बिहार में माहौल चल रहा है, बिहार का चुनाव एक तरफा चुनाव जा रहा है। इसलिए क्योंकि बिहार में पिछले 20 सालों को अगर हम देखें तो नीतीश सरकार है। नीतीश इधर भी सरकार बना रहे हैं, उधर भी सरकार बना रहे हैं। कभी तेजस्वी के साथ गठबंधन कर रहे हैं तो कभी बीजेपी के साथ गठबंधन कर रहे हैं। लेकिन जो बिहार के जनता को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बिहार की जनता जो है रोजगार चाहिए। दूसरा मुद्दा है शिक्षा होना चाहिए। अभी आपने देखा पिछले दिनों में किस तरीके से बीपीएससी के छात्रों पर प्रोटेस्ट के दौरान उनको पीटा गया। दूसरी चीज ना वहां पे विकास है। जैसे नीतीश सरकार विकास के नाम पर क्या बोल रही है कि मैंने बिहार के रोडों को अच्छा कर दिया, ब्रिज बना दिया। तो ब्रिज बनाना एक अलग का बात है, क्योंकि जब आप किसी दो शहरों को कनेक्ट करेंगे तो आपको मजबूरन में रोड बनाना पड़ेगा। जैसे आप उधर बंगाल कनेक्ट कर रहे हैं, गुजरात कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपको बिहार से होके जाना पड़ेगा। तो बिहार में तो रोड बनाना आपकी मजबूरी है। दूसरी आपका ही फायदा है। इससे आपका ही फायदा है भाई। बिहार से जो ट्रांसपोर्ट बिहार के रास्ते से होगा, गुजरात जाएगा, तो बिहार को तो जाना ही पड़ेगा। चाहे बिहार से आप होके जाइए, चाहे यूपी से होकर के जाइए। तो गुजरात पहुंचने के लिए कलकत्ता से बिहार होके आपको जाना पड़ेगा। तो बिहार में रोड बनाने से बिहार वालों को नहीं फायदा है। हाँ, रोड में विकास कब होता है? जब आप गांव की नालियों को सही करते, गांव के कनेक्टिविटी वाले रोडों को सही करते। भाई अगर बिहार के बस समस्तीपुर से पटना उसको जाना है तो उसको कहीं ना कहीं मेन रोड से लिंक होना पड़ेगा, तभी वो जो है पटना जा सकता है। दूसरी नंबर क्या है? शिक्षा की बात है। शिक्षा आप जानते हैं कि बिहार ही नहीं पूरे देश में शिक्षा की स्तर किस तरीके जा चुकी है। बिहार में एनडीए सरकार है। पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने शिक्षा के क्षेत्र में मुझे नहीं लगता कि काम किए हैं, क्योंकि शिक्षा में अगर होता तो देश में पलायन रुकना चाहिए। बिहार के जितने लोग देश में पलायन कर रहे हैं, चाहे वो आपकी दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, गुजरात हो, पंजाब हो, सबसे ज्यादा अगर आपको कहीं मजदूर दिखेंगे तो बिहारी ही मिलेंगे। बिल्कुल। इससे मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं कि इस समय जो है रोजगार हो। सबसे ज्यादा जनता का अगर सबसे बड़ा मुद्दा है तो रोजगार है और शिक्षा है, और तीसरा नंबर जो है कि पलायन बिहार का रोके। आपकी बातों से मैं सहमत हूँ। अब जनता बताएगी कि वो कितनी सहमत है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्या इस चुनाव में विकास पर वोट पड़ रहा है? ये हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बिहार में जो चुनाव हो रहा है, क्या जनता विकास के नाम पे वोट दे रही है या फिर धर्म के नाम पे दे रही है या फिर मंदिर के नाम पे दे रही है? हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका जवाब क्या है? क्वेश्चन है कि विकास जो है, विकास कहाँ है? अगर विकास की बात करें तो एनडीए सरकार जो कि बिहार में इस समय चुनाव का माहौल है, आज 5 बजे लगभग चुनाव की प्रक्रिया जो है प्रचार खत्म हो जाएगा। अब सब लोग सोशल मीडिया का ही सहारा लेंगे देखने के लिए। तो विकास का जो क्वेश्चन पूछा आपने, बहुत बढ़िया पूछा। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, विकास किसको कहते हैं? विकास कहते हैं कि अगर किसी समाज का विकास हर तरीके से हो तभी तो विकास माना जाएगा। अगर हम ये कहें कि बिहार का हर युवा, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो एक बेरोजगार हो क्यों ना हो, अगर वो कहीं जा रहा है और ये कह रहा है कि मैं बिहार से आया हूँ कमाने के लिए, तो क्या ये विकास है? अगर हम किसी गांव में जा रहे हैं, हमारी सड़कें जाम है, पटना का चाहे वो रास्ता हो चाहे वो आरा का रास्ता हो, अभी भी जाम के तरीके से ही जा रहा है। समस्तीपुर जिला आज भी वैसे ही है, जिस तरीके से पहले था। तो कहाँ विकास हुआ है? भाई विकास तो होना चाहिए, तो दिखना चाहिए विकास। विकास मंदिर बनवाने से थोड़ी विकास हो जाएगा, समाज का विकास उससे थोड़ी होगा। भाई अगर हम जो है वंदे भारत ट्रेन दे रहे हैं तो वंदे भारत ट्रेन तो वहां चल रही है। आप जो है बिहार को ट्रेनें दे रहे हैं बिहार से पलायन करने के लिए, मजदूरों को मुंबई जाने के लिए, ये विकास थोड़ी है।
विकास होना चाहिए कि कोई समाज बढ़े आगे, शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो, अच्छे अच्छे जो यूनिवर्सिटीज खुले, कई बाहरी जो है फैक्ट्रियां बिहार में लगी, तभी तो वहां पे रोजगार होगा। यानी कि सिंपल सी बात है कि विकास का मतलब ये है कि आप केवल मंदिर ना बनवाइए, आप धर्म के नाम पर केवल वोट ना लीजिए, आप मंदिर के साथ साथ बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और गरीबी को खत्म कीजिए। यही विकास की एक परिभाषा है। बिल्कुल। क्योंकि भी अगर आप धर्म के नाम पर वोट देंगे तो हिंदू मुस्लिम करने के लिए बहुत सारी पार्टियां हैं, हिंदू मुस्लिम करके आपका वोट ले लेंगी, हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीत भी जाएंगी। तो हिंदू मुस्लिम करके अगर आप वोट दीजिएगा तो आपका विकास नहीं होगा। आप देखिए कि आपके लिए कौन काम कर रहा है, शिक्षा पे, रोजगार पे, महंगाई पे, पलायन के लिए। बिहार की सबसे बड़ी समस्या पलायन है। अगर आप पलायन को रोक लेंगे तो बिहार आने वाले 5 सालों में अलग कैटेगरी का राज्य हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और मैं आपसे इसका जवाब चाहता हूं। क्या तेजस्वी यादव युवाओं के बेहतरीन नेता बन चुके हैं या केवल ऐसा रीलों में दिखाया जा रहा है, या ये कितना सच है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, क्योंकि आपने जैसे कहा कि युवाओं के नेता, तो यूपी में भी युवाओं के नेता अखिलेश को माना जाता है। जहां तक मुझे जानकारी है कि यूपी में अगर युवाओं की बात किया जाए तो अखिलेश यादव नेता माने जाते हैं और बिहार में तेजस्वी यादव। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कोई उम्र से युवा नहीं होता। युवा अगर आप देखा जाए तो तेजस्वी यादव 36 साल के हैं। 36 साल की उम्र में अगर कोई आदमी युवा बन रहा है और कह रहा है कि हाँ मैं युवा हूँ, तो युवा वो विचारधारा से है, युवाओं की विचारधारा को लेकर के राजनीति करता है। हिंदू के नाम पर वोट नहीं मांगते, मुस्लिम के नाम पर वोट नहीं मांगते, मंदिर के नाम पर वोट नहीं मांगते, मस्जिद के नाम पर वोट नहीं मांगते। वो बात करते हैं कि बिहार में रोजगार हो, हम हर घर नौकरी देंगे, ऐसा उन्होंने जो बताया है। माई बहन योजना के तहत हम 2500 रुपए प्रतिमाह महिलाओं के खाते में डालेंगे। तीसरी चीज क्या है कि वो युवाओं के साथ इतना जल्दी कनेक्टिविटी हो जाते हैं। अभी एक रील आपने देखा हो तो देखेंगे कि युवाओं के साथ वो ब्रिज पे डांस कर रहे थे। तो ये जो युवाओं से कनेक्टिविटी है, ये उन्हें युवा बनाता है। और युवा बनने की कोई परिभाषा नहीं है, युवाओं से कनेक्ट होने की परिभाषा जो है युवा है। अगर हम युवाओं से कनेक्ट हो रहे हैं तो हम युवा हैं। जिस दिन हम युवाओं से कनेक्ट नहीं हुए, अभी आप नीतीश कुमार के देख लीजिए, नीतीश कुमार युवाओं के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। उनकी भाषा ही ऐसी है कि वो जनता उनको सुनना ही नहीं चाहती। इस बार एनडीए में लग रहा है उनको उखाड़ फेंकने की तैयारी में है। बिल्कुल सही जवाब। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि नीतीश कुमार के बार बार पाला बदलने से जनता का जो भरोसा है कितना प्रभावित हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि जो नीतीश कुमार हैं वो बार बार जो अपना पलड़ा बदल लेते हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि देखिए, जब से 2005 से लगभग मैं देख रहा हूँ, नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और जहां तक कार्यकाल 4 पूरा होना चाहिए था, 5 से अगर हम 2025 तक की बात करें तो 4 बार मुख्यमंत्री होना चाहिए था अगर सरकार अस्थायी होती थी। लेकिन 9वीं बार वो शपथ ले रहे हैं। देखिए, कई बार तो बीजेपी के साथ रहे, 2 बार उन्होंने आरजेडी से संपर्क किया और आरजेडी के साथ महागठबंधन की सरकार बनाए, 9वीं बार वो मुख्यमंत्री बने। अभी पिछली बार 2024 में भी देखिए, नीतीश का क्या है, नीतीश का जहां फायदा होगा वहीं चले जाएंगे। नीतीश को एक तरीके से बोले तो फायदा वाला नेता बोलेंगे। जहां उनका फायदा है, अगर आरजेडी के साथ फायदा है तो आरजेडी के साथ चले आएंगे, एनडीए के साथ फायदा है, बीजेपी के साथ फायदा है तो बीजेपी के साथ चले जाएंगे। जब उन्हें लगा कि 2024 में हमारी सांसद की एक भी सीट नहीं आएगी तो आरजेडी संपर्क तोड़ करके एनडीए के साथ चले गए। और एनडीए के साथ गए तो उनको फायदा भी मिला, 12 सीटें उनकी लोकसभा में आई, उनके मंत्री हैं आज केंद्र में। तो एनडीए में जो जाते हैं, मैं ये बोलता हूँ कि भाई पलटू उनको कहा भी जाता है, पलटने वाले नेता पलटू राम उनको कहा भी जाता है। लेकिन जो आरजेडी बीजेपी, इनसे क्या होता है कि जो जनता का विश्वास है ये बहुत डगमगाता है। अगर हम आपको बोले कि आज आप यहाँ हैं, कल वहां चले जाइए, तो जनता क्या आप पे भरोसा करके आए थे कि आप आरजेडी के साथ हैं, लालू के साथ हैं, विकास कर रहे हैं। अगर आप यही एनडीए के साथ जा रहे हैं तो बीजेपी क्या कर रही है वो पूरे देश दुनिया में जानता है लोग। केंद्र में भी सरकार है, लगभग स्टेटों में भी, बहुत ज्यादा स्टेटों में उनकी सरकार है और सब जगह दुनिया देखती है कि क्या है। तो बिहार में भी अगर इस बार चुनाव है तो अगर देख रही है बीजेपी कि इस बार उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार को नहीं बनाया, इस बार उन्हें सिर्फ नेतृत्व का हवाला दिया गया है कि आपके नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ा जा रहा है। अभी तक अमित शाह ने एक बार भी ये तरीके से नहीं कहा कि अब की बार नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे बिहार के। और वहीं देखिए तो आरजेडी और जितने भी महागठबंधन के दल हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का फेस बनाया है। तो इससे जनता के अंदर जो भ्रम है कि अगली बार बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये क्लियर है कि अगली बार जो अगर महागठबंधन की सरकार बनी
तो बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी कुमार होंगे। लेकिन अगर वहीं एनडीए में कुछ नहीं है तो अब बता दिए भाई विधायक दल की बैठक करेगी, तो विधायक दल तो नेता तो हमें नहीं लगता कि नीतीश कुमार को चुनेगी, क्योंकि 20 सालों से लगभग 2 दशकों से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं और बिहार के नाम पे जीरो, विकास के नाम पर जीरो। तो हम आपसे अगला सवाल पूछते हैं कि भाजपा और जेडीयू के बीच तालमेल को आप कैसे देखते हैं? इसको एक मजबूरी के रूप में लेते हैं या फिर रणनीति के रूप में लेते हैं? इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सही बात है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू जो है वो एक साथ अभी एनडीए में है। देखिए 2024 से पहले की बात करें, अगर लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले की बात करें, फरवरी की बात करें, मई जून में लगभग चुनाव हुए 2024 में। 4 जून को सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी केंद्र में। अगर उससे पहले हम बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ थे। 2020 में सरकार बनाई उन्होंने, 2022 में वो आरजेडी के साथ आए और लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी के साथ उन्होंने गठबंधन किया और सरकार बनाए, मुख्यमंत्री बने, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन उसके बाद जब उन्हें लगा कि हम बिहार का चुनाव हार जाएंगे इस बार लोकसभा के चुनाव में, तो उन्होंने बीजेपी से गठबंधन किया। और एक तरह से मैं बोलूं बिहार में बीजेपी की मजबूरी है उनको मुख्यमंत्री बनाना। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं, अगर बीजेपी और लालू एक साथ आ जाएं तो बिहार में सरकार बन सकती है, क्योंकि लालू के पास भी 75 सीटें थी 2020 में और जो बीजेपी के पास भी 73 करीब थी सीटें और जेडीयू के पास 43 सीटें थी, लेकिन फिर भी जेडीयू के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। तो एक तरह से बिहार में और केंद्र में भी मजबूरी है बीजेपी की कि जेडीयू को साथ लेके चल रहे हैं और इस बार के चुनाव में मजबूरी हट जाएगी। अगर कहीं एनडीए के खेमे में 120-22 के करीब सीटें आई तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। यानी कि इनका ये तालमेल अभी तक मजबूरी था। मजबूरी है, बिल्कुल मजबूरी है, मजबूरी के साथ ही बीजेपी टिकी हुई है, वरना बीजेपी मुंबई वाला हाल करेगी नीतीश कुमार का, देख लेना इस चुनाव के बाद। 14 तारीख को परिणाम आ जाएगा, 14 तारीख के बाद देख लीजिएगा। अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो मैं अलग बताता हूँ, अगर एनडीए की सरकार बनी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। क्या बिहार में जो वोट डाले जा रहे हैं वो लोग गुस्से में डाल रहे हैं या फिर उम्मीद में? सही बात है, क्योंकि इस बार जो है वोटिंग पहले चरण में हुआ है लगभग 64% के करीब, और जहां तक बिहार में आज सरकार आज तक जो बनी है, अगर 60% से ऊपर कभी वोट प्रतिशत गया है तो वहां पे आरजेडी सरकार बनी है, और 60% से अगर नीचे है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं। और इस बार पहले चरण में 64.69 के करीब वोट पड़ा हुआ है। तो बिहार में इस बार देखिए 20 सालों से जो जंगल राज कह करके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, इस बार जनता वो भरम तोड़ देगी, क्योंकि 20 साल में आज जंगल राज को खत्म नहीं कर पाए तो अब आप कर भी नहीं पाएंगे, ऐसा जनता जो बिहार की सोच चुकी है। दूसरी नंबर, उम्मीद की सरकार इस बार बनेगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जनता में जो युवा है, युवा की उम्मीद है कि उसको नौकरी मिलेगी, महिलाओं की उम्मीद है महंगाई कम होगी, घर चल पाएगा, बेरोजगारों की उम्मीद है कि अगर फैक्ट्री यहाँ पे लगेगी, यहाँ कोई जो है वो आएगा, फैक्ट्री संस्था आएगी तो वहां पे हमें रोजगार मिलेगा, गृह क्षेत्र में हमें रोजगार मिलेगा, उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। चौथी चीज जो पलायन वाली है सबसे बढ़िया है, आप देखिए छठ पूजा भी हुआ 28 तारीख को, बिहार के कितने ऐसे लोग होंगे जो बाहर स्टेटों में छठ पूजा मनाए होंगे भाई, जिनका बिजनेस या जो कारोबारी है बिहार में, बिहार से अलग स्टेटों में है या बिहार से अलग मुंबई दिल्ली पंजाब कहीं भी कमा रहे हैं, सबको तो छुट्टी नहीं मिली होगी, सबको छुट्टी नहीं मिलेगी और कोई भी कंपनी सबको छुट्टी दे भी नहीं सकती है। और बिहार के इतने लोग पंजाब में रहते हैं, मैं पंजाब खुद रहा हूँ, एक एक कंपनी में आप देखिए जहां 100 लोग काम कर रहे हैं, 50 लोग आपको तो बिहारी के मिलेंगे, बिहार के साइड के लोग मिलेंगे, बिहार से गोरखपुर ऐसे तरीके से, और बिहार के तो न जाने कितने लोग वहां रहते हैं। बिहार में पलायन है भाई, बिहार में जब कोई कुछ है नहीं तो कमाने बाहर जाना ही पड़ेगा। और चौथी नंबर चीज जो है कि बिहार में गंगा नदी, कोसी नदी बिहार के आधे क्षेत्रों को डुबा देती है, बाढ़ के दिनों में बिहार के आधे क्षेत्रों को डुबा देती है कोसी नदी, गंगा नदी। तो बाढ़ को रोकने के लिए कोई प्रबंध बनाना चाहिए, क्योंकि बिहार का युवा कब तक यहाँ रहेगा, वहां रहेगा, वहां रहेगा, बिहार की जनता कब तक यहाँ रहेंगे, वहां घर बनाएंगे, वहां रहेंगे भाई, उनको तो कुछ बनना चाहिए। तो 20 सालों में जब कुछ कर नहीं पाया तो इस बार गुस्से में तो वोट पड़ेगा ही, और दूसरी नंबर गुस्से में जब पड़ेगा तो कोई उम्मीद होगा उसी पे वोट पड़ेगा। तो इस बार कई पार्टियां हैं, नई पार्टी भी आई है बिहार में, प्रशांत किशोर की पार्टी, जनसुराज पार्टी,
तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने भी अलग पार्टी बनाई है, जनशक्ति जनता दल। और तो सब लगभग गठबंधन में ही है। कई लोग भी आए हैं, आम आदमी भी वहां प्रचार कर रही है। पार्टी का क्या, पार्टी तो बहुत सारी है। वीआईपी मुकेश साहनी गठबंधन में है, महागठबंधन में है, और बीजेपी की तरफ 4-5 पार्टियां हैं। तो इस बार देखो उम्मीद की पार्टी है और उम्मीद का वोट भी पड़ेगा इस बार बिहार में। और बिहार इस बार अपने बदलाव के लिए वोट करेगा। मुझे उम्मीद है कि बदलाव होना भी चाहिए, क्योंकि ज्यादा दिन अगर कोई सत्ता में रह जाता है तो अराजक हो जाता है। आप देखिए किस तरीके से चुनाव के बीच में दुलार चंद यादव की हत्या मोकामा में कर दी गई। जीरो टॉलरेंस, जो बीजेपी के मुख्यमंत्री यूपी से आए योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। जीरो टॉलरेंस कहाँ है भाई? प्रचार के बीच में अगर किसी की हत्या कर दी जा रही है तो प्रधानमंत्री की भी हत्या हो सकती है। अगर बीच चलते में दुलार चंद यादव एक नेता जो है उनकी हत्या कर दी गई, तो किसी दिन आए दिन लोगों का हत्या होता ही रहता है। एएसआई के बीच में हत्या हो गई। तो इस बार जो है उम्मीद की सरकार बनेगी, मुझे पूरा भरोसा है। और ये तो बिहार की जनता तय करेगी कि इस बार किसकी सरकार बनानी है, हमारे लिए कौन अच्छा है। बीजेपी अच्छी है, जेडीयू अच्छा है, आरजेडी अच्छा है, जनसुराज पार्टी अच्छा है, ये तो बिहार की जनता तय करेगी। अब देखना आगे ये है कि बिहार के जो युवा हैं, बिहार के जो लोग हैं, बिहार की जो जनता है, वो किनको वोट करेगी। आज के एपिसोड में इतना ही। दिनेश जी, आपका स्वागत था और बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इतना टाइम दिया।